गया है। तो भाई एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग। हम क्लास अपना ऑन करते हैं, मतलब क्वेश्चन डिस्कशन करना। तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, हीटिंग मिल्क आर एनी, यार ये 650 नहीं होगा, 65 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, फिर भी आप समझ गए हो। देखो तो ये मिल्क को आप लिक्विड को किसी को हीट कर रहे हो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये होता है पाश्चराइजेशन। ठीक है, 650 अगर आप समझते तो ये स्टेलाइजेशन। देखो स्टेलाइजेशन क्या होता है, किसी चीज़ को हीट करना ऑन बियॉन्ड द 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ताकि सारे माइक्रोब रहें, कंटामिनेशन फ्री हो जाए, वहाँ पे सारे लोग मर जाएं। तो स्टेलाइजेशन और पाश्चराइजेशन में मतलब यही है। भैया म्यूट कर लो, कौन है? मदन गोपाल राजपूत, म्यूट करो भाई, नहीं तो अब एक्सपेल हो जाओगे यहाँ से। तो देखो प्रिजर्वेशन क्या होता है, लाइफोलाइजेशन बोलते हैं उसे। लाइफोलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी बैक्टीरिया को, माइक्रोब को ठंडे जगह पे स्टोर करके रखना, मतलब एकदम कोल्ड कंडीशन में। एंड फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय द लुईस पाश्चर। फर्मेंटेशन खोजा था, एनोरोबिक रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जानते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताओ आप, एनीवन? डोंट डिस्टर्ब मी, जो है ना हम आपको डिस्टर्ब कर देंगे अभी, नहीं तो म्यूट कर लो आप। डोंट डिस्टर्ब मी एग्जाम टाइम। हाँ, कौन है फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पालबर्ग बोल रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, पालबर्ग। टर्म बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाई कार्ल रेकी। टर्म बायोटेक्नोलॉजी गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसके लिए बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया गया था? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द पिग। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग के लिए बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया गया था। ईयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन सा है? 1972। 1970 बोलते हैं ना। आईसीजेब कहाँ पे है? आईसीजेब करके एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे, बताओ? न्यू दिल्ली करके है। तो देखो भैया कह रहा है कि भैया आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं एक फंगल सेल का, एक प्लांट सेल का, एक बैक्टीरियल सेल का। तो फंगल सेल को ब्रेक डाउन करना चाहते हो, सेल वाल को ही सबसे पहले ब्रेक करोगे आप। फंगल सेल का सेल वाल बना होता है काइटिन का, काइटिनेज यूज करोगे। एंड बैक्टीरिया के लिए सेलुलोज, सॉरी बैक्टीरिया नहीं है, प्लांट है, प्लांट के लिए सेलुलोज और पैक्टिनेज का यूज करोगे। एंड फॉर द बैक्टीरिया यू हैव टू यूज द लाइसोजाइम एंजाइम। तो सेल वाल रिमूव हो जाएगा, फिर उसको ट्रीट कराओगे प्रोटीनेज के, ये सब होते हैं, फिर वहाँ पे आरएनए से भी ट्रीट कराओगे, डीएनए आपका निकल जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको दोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोगे, वो कट जाएगा, फिर जीन आप इंटरेस्ट ले लोगे, जोड़ दोगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, आप बताओ एक ह्यूमन का एक जीन है, मान लो कोई भी अल्फ़ा ट्रिप्सिन करके कोई भी ट्रिप्सिन का मान लो जीन निकाल ले रहे हो आप, ट्रिप्सिन एंजाइम बनाना चाहते हो स्क्रिया कोलाई से। तो आप स्क्रिया कोलाई का जो प्लाज्मिड है, ऐसा कर सकते हैं क्या हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करा रहे हैं और किसी दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम प्लाज्मिड को कट करा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? हम दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर सकते हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए? नो सर, सेम एंजाइम का यूज करना होता है। हाँ ठीक है, सेम एंजाइम का, यही मैं पूछ रहा था आपसे। तो ये सब आप जानते रहेंगे। देखो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था किसने? हर्बर्ट बोयर थे ना, और स्टैनले कोहेन करके थे। साल्मोनेला, टैफीमेरियम और स्क्रिया कोलाई का यूज करके बना दिए थे। तो ये सारी चीज़ है। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है ना। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल क्या होता है? कैलस होता है। ठीक है, क्या होता है, आप किसी भी लीफ सेल को या कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल को लेके ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का एक मात्रा दोगे वहाँ पे, तो वो क्या करता है? डिवाइड करने लगता है। अगर जैसे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन बराबर रहता है तो कैलस बनता है। तो ये सब जानते हैं आप, तो वही चीज़ है। तो कैलस उसे बोलते हैं। क्लोन क्या होता है? असेक्सुअली प्रोपेगेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आपके जैसा, आपके ही जैसे दिखने वाला और सारे बना दें, वो क्लोन होते हैं। देखो प्लांट के केस में क्लोनिंग पॉसिबल है। मैं आपसे पूछता हूँ कौन यहाँ पे है जैसे आकृति वर्मा यहाँ पे, तो मैं कहूँ आकृति आप 22 साल की हो, 23 साल की हो, मैं चाहूँ एक आपका लेता हूँ सोमैटिक सेल से, आपके हाथ से एक सेल निकालता हूँ, आपका क्लोन बनाता हूँ। तो बताइए आपका क्लोन जो है बच्चा बनेगा, एक बेबी टाइप का। तो आपका जब, मतलब ऐसा होगा नहीं, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, मान लो आपका जब लाइफ स्पान ख़त्म होगा, जैसे किसका लाइफ स्पान पहले ख़त्म होगा? जो आपका क्लोन बना है उसका, या आपका, या दोनों का साथ में ख़त्म होगा? कैसे ख़त्म होगा बताइए कोई?
मतलब क्लोन तो बच्चा बन रहा है ना, मान लो उसको हम करा रहे हैं, मान लो ऐसा बन गया, तो आप जैसे 22 साल की हो, ठीक है, 22 साल मान लो 100 साल और जी जाओ तो 122 साल तक, और मान लो तो क्लोन कितना जिएगा, वो आज से 122 साल जिएगा, या आप जब जाएंगे इस धरती से तब वो भी चला जाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। एनी आइडिया एनीवन? सर इंसान का बनेगा ही नहीं सोमैटिक सेल से। अरे मैं तो एजम्पशन दे रहा हूँ ना, एजम्पशन दे रहा हूँ ना। सर अगर ये एजम्पशन ले रहे तो दोनों का साथ में ही डेथ होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता है शायद कि मतलब सेल की एज होती है उसके अकॉर्डिंग, या मतलब कोई भी सेल मॉलिक्यूलर क्लॉक, जब हमारा सेल बना है ना, जब वो होते हैं ना, जैसे फीमेल के केस में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है, जब सेक्स डिटरमाइन होता है फीमेल का, उगोनिया बनता है जब ना, उनमें जब वो पैदा नहीं होती है फीमेल चाइल्ड, तभी उसमें उगोनिया बनता है, और उगोनिया का सेल जो होता है उसमें मॉलिक्यूलर क्लॉक लग जाता है भैया। जब जन्म से पहले ही हमारा डेथ का मतलब वो घड़ी सुई हो जाता है कि भाई अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, तो आपका फिक्स होता है कि भैया इस दिन आपको मरना है। लेकिन कोई बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से आप डिजीज डेवलप कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आपका एक एक दिन ना मॉलिक्यूलर क्लॉक वो कम होता है, तो आप अपने सेल से बना रहे हो ना, उसका डेट फिक्स है, तो वही चीज़ है। तो वो भैया आप अगर क्लोन बना रहे हो ना, क्लोन का जो बनाओगे आज की उम्र तो 1 साल रहेगा, लेकिन उसका जेनेटिक एज जो रहेगा वो 22 साल रहेगा, ये मैं बता रहा था। चलो बहुत हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। एंड्रयू जेटफायर एंड क्रैक्सी मेल्लो करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा भैया ये मेलोगडाइना इंकोग्नेटा करके एक निमेटोडा था ना, वो क्या करता था, वो रूट को खा जाता था प्लांट के, टोबैको के, तो जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता था। तो उन्होंने कहा यार ये जो निमेटोडा है मेलोगडाइना इंकोग्नेटा बहुत ही परेशान कर रहा है, अब हमको करना क्या है, हम चलते हैं कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं। उन्होंने टेक्निक कैसे डेवलप किया कि वो जानते थे कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में ऐसा सिस्टम होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा वो अच्छे से काम करेगा। अगर गलती से भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो वहाँ पे होता है डायस्टर नाम का एक एंजाइम, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को खोजता रहता है, कहीं भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा वो जाएगा कट से कट कर देगा। तो क्रैक्सी मेलो और एंड्रयू जेटफायर ने किया क्या, सिनोरैप्टिडाइटिस एलिगेंस में एक आरएनए जो था, जो मेन प्रोटीन बनाता था, जो उसके लाइफ के लिए ज़रूरी था, ब्रेन सेल के डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने उसी के कम्प्लीमेंट्री आरएनए को इंजेक्ट कर दिया उसी प्लांट में। जब भी वो सिनोरैप्टिडाइटिस एलिगेंस जाता, उसको सैप को चूसता, वो जो कम्प्लीमेंट्री आरएनए था उसके बॉडी में जाता और उसके सिनोरैप्टिडाइटिस एलिगेंस के आरएनए से बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता और तुरंत ही डायस्टर एक्टिव हो जाता, आर्गोनॉइड 2 प्रोटीन काम करने लगते, उस आरएनए को कट करके ख़त्म कर देता और इससे सिनोरैप्टिडाइटिस के अंदर जो इसेंशियल प्रोटीन था वो बनता नहीं, इससे बेचारा सिनोरैप्टिडाइटिस तड़प तड़प के मर जाता। समझ गए? आरएनए इंटरफेरेंस 2003 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। समझे कि नहीं कुछ? बताओ भाई। कहानी सुनते, हाँ तो कहानी सुनते हम, मम्मी बचपन में कहानियाँ सुनाती थी, वो कहती थी ना हुलकारी भरो, आप कहते थे तो ऐसे करा करो क्लास में ताकि पता चले कि आप सब हो क्लास में। चलो तो ये चीज़ जो है, ए बी नहीं होगा, बस बी होगा, मेलोगनाइटी इनकॉग्नेटा के ऊपर उन्होंने काम किया था सबसे पहले। चलो अगला क्वेश्चन है, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ द टोमेटो, ठीक है, कोलजिन कंपनी ने बनाया था। ऐसा देखा गया, प्रॉब्लम ये था उस समय का कि लोग बाज़ार से टमाटर खरीद के लाते थे, तो टमाटर ना फ्रीज पहले तो होता नहीं था, तो सड़ जाते थे टमाटर जल्दी, तो भैया वो प्रॉब्लम था, टमाटर उनको यूज करना था, तो उन्होंने किया क्या, देखा कि टमाटर सड़ क्यों रहा है, सड़ इसलिए रहा है क्योंकि उनके टमाटर के अंदर एक पॉलीगैलेक्टोरेनेज नाम का एंजाइम है जो कि बन रहा है, वो मिडिल लैमेला को डिजॉल्व कर देता था, और जैसे ही मिडिल लैमेला डिजॉल्व होता था वो टमाटर जो होता था पिलपिला होता था और उसका सड़ जाता ऐसा करके। तो अब इन लोगों ने किया गया, कोलजिन कंपनी वालों ने, उन्होंने ना जो टमाटर के अंदर पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम को कोड करता था आरएनए, उसी के कम्प्लीमेंट्री आरएनए बना के टमाटर के एक एम्ब्रियो में डाल दिया, फिर उससे क्लोनिंग एम्ब्रियो में डाला, ठीक है, तो उससे डाल दिया, तब जब वो पॉलीगैलेक्टोरेनेज वाला एंजाइम वाला आरएनए बनता था उससे तुरंत वो बाइंड कर जाता था कम्प्लीमेंट्री आरएनए, और वो क्या होता था, आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए डायस्टर से कट होके ख़त्म हो जाता था, पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम बनता ही नहीं था, मिडिल लैमेला डिजॉल्व होता ही नहीं था, टमाटर की एज लाइफ बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से इसको फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ द टमाटो बोला गया। समझ गए? समझे कि नहीं? कार्नेशन फ्लावर के बारे में थोड़ा बताना कोई, कार्नेशन फ्लावर जब बात चल ही रही है तो, सुना है किसी ने कार्नेशन फ्लावर के बारे में? क्या होता है?
क्या क्या होता है कार्नेशन फ्लावर एक्चुअल में? बताओ बताओ भाई। और महानुभाव आप सब बताइए। 64 लोग हैं क्लास में। अंबानी जी का लड़के का भी शादी हुआ था 3 साल पहले की बात है। अभी उनको बहुत सारे लड़कियों की शादी हुई होगी। तो मैंने 3 साल पहले न्यूज़ में भी देखा था, उन्होंने कार्नेशन फ्लावर, हाँ क्या होता है, कार्नेशन फ्लावर लगवा रखी थी। तो वो कार्नेशन फ्लावर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है बताओ भाई। गूगल करके ही बता दो, इतना टाइम दे दिया भैया। लगता है शायद मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन ऐसे करके वो बेस लाइफ बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक बनाया था। बेस लाइफ तो ताजा बना रहे फूल लंबे समय तक, और ACC डीएमिनेज सिंथेज जो एंजाइम होता है उसको ब्लॉक कराया था। वेरी गुड, यही चीज़ होता है। टेक्नोलॉजी, हाँ, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, कोयलिंग बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से कार्नेशन फ्लावर बनाया जा रहा है ताकि उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो भैया समझ लो, आप सब अपने शादी में कार्नेशन फ्लावर का यूज कराना, ठीक है। 4 दिन पहले से ही फूलों को सजाना, वो 10 दिन तक सजा रहेगा ना। तो कार्नेशन फ्लावर ये होता है, सिंपल चीज़। चलो अगला क्वेश्चन है, साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वेर डिस्कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। क्या कोई बोल रहा है क्या? सर इसका नाम क्या था ये भी बता दीजिए। क्या चीज़? 2 लोग बोल रहे हो, पहले 1 लोग बोलो। बोल रहे आता कितने का है वो फ्लावर, वो भी बता दीजिए ना। आता कहाँ से है? अरे नहीं, प्राइस पूछ रही है वो। अरे जाके फ्लिपकार्ट पे खोजो, गूगल करो, आप कंपनी से बात करो। लगवाना है लग रहा है। तपन बोलो क्या कर रहे हो? कौन सा वो एसिड और कौन सा? अरे ACC सिंथेज करके एंजाइम है, वो जरूरी नहीं है आपको। अभी आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, बस कार्नेशन फ्लावर के बारे में जानो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो गूगल करोगे, ये मैं भी पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं था, अभी सर ने बोला तो मुझे रिकॉल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना। हाँ जी दिव्या, जो शताब्दी कोई जो बोल रही हो बोलो। कार्नेशन फ्लावर करके होता है, अब मुझे नहीं पता है साइंटिफिक नेम, गूगल करोगे ना तो आया जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं कार्नेशन फ्लावर, जिसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई दी गई होती है। वो किसी भी फ्लावर में डायंथस कैरियोफिलस होता है कार्नेशन, डायंथस कैरियोफिलस। अच्छा, कैरियोफाइलेसी वाला, ठीक है कार्नेशन। अच्छा या थैंक यू सर, डायंथस। और ये बेस लाइफ, ये इसकी सेल्फ लाइफ नहीं, बेस लाइफ बढ़ाएगी। VASE बेस लाइफ, सेल्फ लाइफ तो फ्रूट्स में बढ़ाई जाती है। अच्छा और बेस लाइफ बढ़ाते हैं प्लांट, वो है फ्लोरिकल्चर में, फ्लावर केस में बेस लाइफ, VASE बेस लाइफ। बेस लाइफ, ओके सर। तो सेल्फ लाइफ और बेस लाइफ में क्या डिफरेंस है सर? ओके सर, म्यूट हो गया, आगे चलते हैं हम। देखो साइनोफेज सेल्फ लाइफ, जी सेल्फ लाइफ का मतलब विकास जी कि जैसे आपके फ्रूट्स हैं वो रोड में सड़ जाते हैं, फ्रूट्स मतलब जो एथालीन प्रोडक्शन की वजह से वो जो अमाइन हुआ था ना एंजाइम जो पॉलीग्रेड की, तो एथालीन प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से जो फ्रूट है वो पिलपिले हो जाते हैं या वो थोड़े रोटन हो जाते हैं, एथालीन ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो थोड़ा धीरे धीरे करके। और बेस लाइफ का मतलब है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो फ्रेशनेस है वो कम हो जाए धीरे धीरे। ओके थैंक यू सर, अंडरस्टैंड। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, साइनोफेज को इंडिया से कौन डिस्कवर किया था? तो सबसे पहले साइनोफेज होता क्या है? ऐसे वायरस जो कि साइनोबैक्टीरिया पे अफेक्ट करे, जैसे LPP1 करके हो गया, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो साइनोफेज को डिस्कवर किया था सफ़र एंड मॉरिस ने 1963 में सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया में किसने डिस्कवर किया था, तो आप लोग जान जाएँ, RN सिंह थे और PL सिंह थे। तो RN सिंह एंड PL सिंह ने किया था। MOP एंगर और डेस्क्याचार्य, तो ये फ्रिसेला ट्यूबरोसा के ऊपर MOP एंगर ने, लैंगर नहीं एंगर रहेगा, उन्होंने डिस्कवर किया था। टेवी डेस्क्याचार्य भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है। वेंकटारमन के बारे में नहीं, PK डे पॉइनियर है, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि भैया ब्लू ग्रीन एल्गी से हम क्या करा सकते हैं, सॉइल को रिकम्बिनेशन करा सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकते हैं ना। तो ऐसे आप ना कोई भी टॉपिक हो, ब्रायो टेडो जिम्नो एनजीओ या एल्गी कोई भी, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। जैसे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको गुहा एंड माहेश्वरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहाँ पे कम से कम 20-25 साइंटिस्ट हैं जो काम किए थे। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे, उनका काम पढ़ोगे, आधा चीज़ तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिनोडोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो देखो यार ये मैं खुद कंफ्यूज था, लेकिन यहाँ पे आप
आइसोलेट करके कर सकते हो, मतलब ओडन आउट करके। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से तो क्या बनता है, कौन सा एंटीबायोटिक आप जानते हैं? बताओ। वो होता है ना, हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन करके, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि साइक्लोहेक्सामाइड भी बनता है, तो नया क्वेश्चन था मैंने डाल दिया। जैसे जेंथोमोनास सिट्राई क्या करता है आपका, क्या करता है? साइट्रस कैंकर करता है। इरवेनिया एमाइलोवोरा क्या करता है एप्पल में, क्या करता है? स्कैब। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज क्या करता है पोटैटो में? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज पोटैटो में कौन सा डिजीज करता है? स्क्रैब डिजीज। तो ये सारी चीज़ है। देखो अभी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया नियोमाइसिन किस बैक्टीरिया से बनता है, तो कौन बताएगा नियोमाइसिन किससे बनता है? नियोमाइसिन नहीं बता पा रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो एक वीर नाम का लड़का है, उसके पास एक गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। तो मैं बोल रहा हूँ संकट में है जीएफ वीर की, ठीक है, संकट में है जीएफ वीर की। तो आप कैसे याद कर सकते हो? SNCT इसको बोल सकते हो संकट। SNCT मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन या क्लोरेम्पेनिकाल जो भी कहो। N से नियोमाइसिन, T से टेट्रासाइक्लिन, संकट। अब GF वीर की है तो GFVR आपको लिखना है। SNCT लिख दिया ऐसे लाइन से, फिर आपको GFVR मतलब GF वीर की ऐसे कर सकते हो, आई साइलेंट है। तो G से हो जाएगा ग्रेसियस, F से हो जाएगा फ्रेडी, एन GF हो गया, V से हो जाएगा वेनेजुअली, एन क्या हो जाएगा? R से हो जाएगा रिमोसस। तो S माने स्ट्रेप्टोमाइसिन, S के आगे G है तो ग्रेसियस से, फिर N से नियोमाइसिन, F है तो फ्रेडी, ठीक है, फिर C से होगा क्लोरम्पेनिकाल, इसके आगे क्या है? V है तो वेनेजुअली, फिर क्या है आपका लास्ट में? टेट्रासाइक्लिन है तो R इधर रिमोसस। तो संकट वीर संकट GFVR ऐसे करके SNCT GFVR यूट्यूब पे भी मैंने डाला था। इससे देखो ना एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, तो आप याद कर लेना। रिकॉल हुआ कि नहीं? अब जैसे मैं पूछो बताओ टेट्रासाइक्लिन किससे मिलता है? बताओ भाई, सोचो। रिमोसस। तो याद कर लेना SNCT GFVR, SNCT GFVR या संकट में है GF वीर की ऐसे करके। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरियम। तो देखो भैया वेजिया टोआ करके होता है, सल्फर बैक्टीरिया होता है, सल्फर यूटिलाइज करता है अपना। तो ये चीज़ आप याद कर लेना। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, क्लास्टीडियम एनारोबिक है, नाइट्रोमोनास ऐसे करके है। तो आपको मैंने हमेशा से बोला है कि आप न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया तो पढ़ ही लेना अच्छे से। आप थोड़ा सा एक चीज़ वो देख लेना ना, आक्जियोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, और एक आक्जियोट्रॉफिक होता है, एक दूसरा क्या होता है बताओ भाई? न्यूट्रिशन जब बैक्टीरिया को देखते हैं, एक को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देना पड़ता है, वो खुद से सारा चीज़ बना लेता है। एक को देना पड़ता है, वो आक्जियोट्रॉफिक होता है। एक और उसे क्या बोलते हैं उस बैक्टीरिया को जो अपना काम खुद कर लेता है, सारा सिंथेसिस खुद कर लेता है? बताओ। कीमोट्रोफिक। नहीं, आक्जियोट्रॉफिक एक होता है, एक और होता है ना, बढ़िया नाम है। हेटेरोट्रोफिक। नहीं ये नहीं है, कौन बताएगा? प्रोटोट्रोफिक। या प्रोटोट्रॉफिक, या तो प्रोटोट्रॉफिक के बारे में मैं बोल रहा था। प्रोटोट्रॉफिक और आक्जियोट्रॉफिक ये बैक्टीरिया आप देख लेना, कंजुगेशन जब पढ़ोगे ना बैक्टीरिया में तो ये होता है वहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो देखो मैं सोचा था फाइला वर्मेक्यूल मारोगे, तो कितने लोगों ने फाइला वर्मेक्यूल मारा है? तो यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को देख पा रहा हूँ। फाइला वर्मेक्यूल आखिर में होता क्या है, कौन बताएगा? फाइला वर्मेक्यूल कांड्रियोमाइट्स क्या होता है ये सब? फाइला वर्मेक्यूल, कांड्रियोमाइट, कांड्रियोम सिस्टम, ये सब जानते हो क्या आप सब? कांड्रियोमाइट एंड फाइला वर्मेक्यूल सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। किसी को पता है क्या? बताओ भाई। नहीं पता। माइटोकांड्रिया का सिनोनिम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं शायद। हाँ नोट्स में पढ़े हो शायद, जो मैं सेल बालाजी का नोट्स पढ़ाया। हाँ भाई, और एक क्लोरोप्लास्ट का भी था एक, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो ऐसे करके माइटोकांड्रिया कम से कम वहाँ पे 6-7 नाम दिया है। तो ये जो फाइला वर्मेक्यूल होता है ना, एक्चुअली में इस माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया जो है एक्टिनोमाइसिटीज को हम बोलेंगे ना। माइकोप्लाज्मा सेल वाल लेस बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट द सेल वाल। अगर मैं आपसे पूछूँ
स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बताओ जिसके पास सेल वॉल हो, तो आप क्या बताओगे? बताओ बताओ भाई। डायलिस्टर। अगर मैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया पूछूं तो आप क्या बताओगे? सही से बताओ, ऐसे मैं आधा नाम सुन के मैं सेटिस्फाइड नहीं होगा। यू हैव टू टेल मी ऑल द नेम, पूरा मीनिंग के साथ बताओ, प्रोनाउंसिएशन से। हाँ हाँ, और लास्ट में क्या है? लास्ट में किसी एपोलोपिशियम फिशलसोनी, या एक और होता है थियोमार्गियाटा निम्बियंसिस, एक और कोई होता है ऐसे करके उसे स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस करके। तो ये 3 बैक्टीरिया पूछा जाता है, तो तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जैसे देखो एपोलोपिशियम फिशलसोनी हो गया, थियोमार्गियाटा निम्बियंसिस हो गया और स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस हो गया। तो आप अलग अलग पढ़ोगे तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलेगा। मैंने तीनों आपको बता दिया ना, तो ऐसे करके चलो आगे चलते हैं भैया। अप्रोफेज, ये क्या है? अप्रोफेज बोर्न इन द होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड। तो भैया देखो प्रोफेज मतलब ऐसा वायरस है जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसका डीएनए, तो वो एक बैक्टीरिया के सेल में जाता है, उसका बैक्टीरिया का जो सेल है डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, तो उसके साथ साथ वायरस का भी डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, उसको ब्रस्ट नहीं कर रहा है। तो ब्रस्ट नहीं कर रहा है मतलब हैम्पर नहीं कर रहा है, तो वो होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, वायरस का डीएनए जाता है, बैक्टीरिया के डीएनए से मिलता है, तुरंत नया नया वहाँ पे वायरस बनते हैं और वायरस बैक्टीरिया को सेल को क्या करता है, ब्रस्ट कर देता है और बाहर निकल जाता है। तो ये अब अगर गाइज मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, लाइसोजेनिक वाला ज़्यादा खतरनाक है रिप्रोडक्शन वायरस का, या लाइटिक वाला ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए? मतलब खतरनाक ज़्यादा कौन है? खतरों का खिलाड़ी बताओ, सबसे खतरनाक कौन है? लाइटिक। लाइसोजेनिक है। क्यों मनोज, लाइसोजेनिक क्यों है खतरनाक? यस, क्यों है खतरनाक? सेल को ब्रस्ट कर देता है ना। अरे लाइसोजेनिक कहाँ ब्रस्ट करता है सुमैया, लाइटिक करता है ना। तो लाइटिक अगर तुम, ठीक है मैं मानता हूँ, हाँ जैसे मनोज ने कहा लाइसोजेनिक इज द खतरनाक देन द लाइटिक साइकिल, आई एम आल्सो मतलब क्या इससे मैं सहमत हूँ कि लाइसोजेनिक ज़्यादा खतरनाक है, और ये सही बात है कि लाइसोजेनिक ज़्यादा खतरनाक होता है लाइटिक से। क्यों? ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइटिक भैया मैं बोल रहा हूँ लाइटिक साइकिल में ये होता है जैसा कि वो ब्रस्ट करके निकल जाता है, बट ये लाइसोजेनिक में होता है ऐसा कि वो इंटीग्रेटेड करके किसी और बैक्टीरिया को, मतलब किसी और बैक्टीरिया पे ऐसे जब वो दोबारा अटैक करेगा तो वहाँ पे भी ये सब कुछ चलेगा। अरे ऐसे समझ सकते हो मॉडर्न डीएनए बनाते। ठीक है, देखो मनोज सही बता रहा है। देखो क्या होता है, लाइटिक साइकिल है जैसे आपके लाइफ में कोई आया नया ऐसा रिश्ता, ठीक है, कोई मान लो लड़की है तो लड़का कोई आया, लड़के के केस में लड़की कोई आई, आपसे अच्छी अच्छी बातें की और आपको पता चल गया कि सी इज टॉक्सिक और ही इज टॉक्सिक, देन वो आपको ऐसे तोड़ के तुरंत निकल जाता है, तो आप रिकवर कर पाते हो, अच्छे से लाइफ अपना जी पाते हो, एंट्रेंस की तैयारी कर पाते हो। लेकिन कोई आपके लाइफ में ऐसा आता है जो टॉक्सिक तो होता है लेकिन आपको हमेशा सहमत करते रहता है कि भैया मैं सही हूँ आपके लिए, और आपके लाइफ में वो हमेशा बना रहता है। जब बना रहता है और आपकी ज़िंदगी में हमेशा टॉक्सिसिटी फैलाता रहता है, वो लाइसोजेनिक की तरह, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारा आपके लाइफ में अफेक्ट पड़ता है ना, तो ऐसे करके रियल लाइफ से भी समझ सकते हो। लाइसोजेनिक देखो सीधी बात में ये क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरियल कॉलोनी में वो वायरस अपना डीएनए डालता रहता है। लाइसोजेनिक मतलब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। लाइटिक में क्या होता है, एक बैक्टीरिया के अंदर से वो ब्रस्ट करके निकल जाता है तो दूसरे पे जाकर अफेक्ट करता है, ऐसे करता है। लेकिन लाइसोजेनिक में तो जितना बैक्टीरिया भैया बन रहा है नया नया, सारे में तो वायरस पहुंच रहा है, सारे में तो टॉक्सिसिटी पहुंच जा रही है। समझ गए? मनोज का सही था, समझ रहे हो भैया? आज मैं एक मूवी रिकमेंड करूंगा जिसको देखना रहेगा, खाली टाइम में देख लेगा, ठीक है, क्लास के बाद। अभी क्लास खत्म होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा। चलो, वेस्कुलर अर्बुलस्कर माइकोराइजा प्लांट रूट प्रोड्यूस बाय, देखो माइकोराइजा 3 तरीके से आपको पढ़ना होता है, इक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड स्पेशल टाइप का वैम, वेसिकुलर अर्बुलस्कर माइकोराइजा। इक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है, जो फंजाई होता है हाई रूट प्लांट के साथ एसोसिएशन में रखती है, सिर्फ बाहर, ठीक है, उसके बाहर फैली रहती है, हर्टिक नेट का फॉर्मेशन करती है, और कहाँ पे मिलता है, पाइनस में मिलता है इक्टोमाइकोराइजा, बात खत्म। एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, कॉर्टिकल सेल में पहुँच जाते हैं, उसको छेद करके इंटीग्रेट करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। और एंडोमाइकोराइजा कहाँ पर मिलता है आपको, आर्किड में। वेसिकुलर अर्बुलस्कर माइकोराइजा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइकोराइजा जो कि
जहाँ पे ग्लोमर माइकोटा जो होते हैं, ग्लोमर माइकोटा के मेंबर वो एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि ग्लोमस। एक स्पेसिफिक पॉइंट देता हूँ इंपॉर्टेंट, आप यार पाइनस का जो सीड होता है भैया ना, अगर पाइनस के सीड के साथ अगर माइकोराइजा ना एसोसिएट हो ना, पाइनस का सीड कभी ग्रो नहीं करेगा, समझ गए। अभी माइकोराइजा क्या करता है, देखो एक रूट है बेचारा छोटा सा ऐसे करके टिंगू सा, वो क्या करता है भैया, वो सही से वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन जब उससे फंजाई एसोसिएट हो जाती है तो फंजाई बहुत फैली रहती है, तो चारों तरफ से न्यूट्रिशन उसको सोख कर अपना एब्जॉर्ब करके देती है प्लांट को, तो ग्रो करता है। तो ये माइकोराइजा का कंसेप्ट है। डी वारी ने सिम्बियोसिस माइकोराइजा के बारे में कुछ बताया था। अब माइकोराइजा से मुझे नहीं लगता कि इससे छोड़ के कुछ और पूछेगा। फास्फेट का एसिमिलेशन करता है ये पूछता है। तो डिप्लॉयड कहाँ पे होता है भैया, जो एल्गी में जैसे सारगासम हो गया और क्या हो गया, फ्यूकस ये सब हो गया, वहाँ पे डिप्लॉयड आर्ची एंथ्रीडियम ओगोनियम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जाइगोटिक, जैसे नॉर्मली जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी में आपका क्या होता है, एल्गी में होता है आपका जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट डिवाइड करता है, मियोसिस डिवीजन होता है। लेकिन फ्यूकस एंड सारगासम विच डिप्लॉयड, सो हियर स्पोरिक मियोसिस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आप ट्राइकोथैलिक ग्रोथ के बारे में पढ़ लेना, कार्पोस्पोरोफाइट क्या है प्लांट, ये थोड़ा सा ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल क्या है, यूनी एक्जियल थैलस कहाँ पे देखने को मिलता है, मल्टी एक्जियल थैलस कहाँ पे देखने को मिलता है, हार्वेला एक रेड एल्गी है तो वो यूनिसेलुलर है और पैरासिटिक है, इसके बारे में पढ़ लेना। तो ये सारा चीज़ है। कारा के बारे में 5 पॉइंट मैंने बता रखा है, आप पढ़ लेना। वाउचेरिया सिनोसिप्टिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है। सारगासम यही है। सारगासम का कॉमन नेम क्या होता है गाइज, कोई बताओ मुझे। क्या, पॉन्ड स्कम, वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखो ना ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट ओडोगोनियम में किस शेप्ड का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कप शेप्ड कहाँ पे मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कप शेप्ड भैया मिलता है वाल्वाक्स में, और कहाँ पे मिलता है, क्लैमाइडोमोनास में मिलता है। ठीक है, ठीक है, और कहाँ मिलता है कप शेप्ड, ओके। स्टार शेप्ड कहाँ पे मिलता है, जिग्नेमा मिलता है। डिस्क्वायर्ड कहाँ पे मिलता है, वाउचेरिया मिलता है। रेटिकुलेट कहाँ पे मिलता है, आप बताओगे, रेटिकुलेट ओडोगोनियम हो गया। स्पाइरल कहाँ पे मिलता है, स्पाइरोगायरा हो गया। सी शेप्ड कहाँ पे मिलता है, यूलोथ्रिक्स में हो गया। तो ऐसे आपको बताना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब ये सब बोल रहे हैं, जैसे कप शेप्ड मैंने बताया वाल्वाक्स मिलता है, तो आप अगर तेज दिमाग करके दौड़ा तो वाल्वाक्स में और क्या क्या फीचर है, सिनोबियम है, वहाँ पे फाइलोपोर है, 8 सेल प्लेकिया स्टेज है, ठीक है, गोनेडियम है, ये सारा चीज़ ना। फिर स्टार सेट बता दिया कहाँ पे होता है, जिग्नेमा में है। तो ग्रिडल सेप्ट वो सी सेप्ट को ही बोलते हैं भाई, यूलोथ्रिक्स में होता है ना, 60। चलो, द पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, तो आपको एपिकल, सब एपिकल, लेटरल, ठीक है, टिंसल टाइप का, और एक्रोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ब्राउन एल्गी की जो फ्लैजिला होती है वो लेटरल पोजीशन से इंसर्ट होती है, एपिकल नहीं होती है। देखो एपिकल रहेगा तो उसके मुंडी पे फ्लैजिला रहेगा, और अगर लेटरल रहेगा उसके पेट के पास में फ्लैजिला रहेगा, ऐसा समझ सकते हो। ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। अब देखो लाइकेन में क्या है, अब लाइकेन का कॉमन नेम पूछा जा सकता, जैसे डॉग लाइकेन क्या होता है, और क्या पूछते हैं, डॉग लाइकेन ही याद आ रहा है। जैसे एक और होता है ना, रेंडियर माउस करके पूछता है, और क्या पूछता है आपसे, उल्फ मास क्या होता है, और क्या पूछता है, एक लेथारिया उल्पिना होता है ना उसे, और पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी मुझे सारा जो याद नहीं हो रहा है। तो डॉग लाइकेन क्या बोलते हैं, पेल्टीजेरिया कैनिना को बोलते हैं। सेट्रेरिया आइसलैंडिका का कॉमन नेम क्या होता है गाइस, बताओ, मैंने बता रखा है, आइसलैंड मॉस। आयरिश मॉस बोलते हैं कॉन्ड्रस किप्सस को। लबोरिया पल्मोनेरिया को क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, लंग से रिलेटेड कुछ है, देख लेना। पार्मेलिया, देखो यहाँ लाइकेन की बात कर रहे हैं ना, तो लाइकेन में बता देता हूँ। लाइकेन में आपको क्या क्या पढ़ना है, थ्रियोफेस्टर से लाइकेन टर्म दिया था, डी अवस्थी द फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी, ठीक है। और क्या यहाँ पे पूछता है आपसे कि लाइकेन जो होते हैं वो किसका एसोसिएशन होता है, एल्गी एंड फंजाई का। एल्गी बेचारा खाना बनाता है, फंजाई उसको घर प्रोवाइड करता है। हेलोटिज्म टर्म के बारे में पूछता है, सिम्बियोसिस के बारे में पूछता है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, और क्या पूछता है, ये लाइकेन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन के बारे में पूछता है। क्रस्टोज इज ग्रेफिश लाइकेनोरा एंड राइजोकार्पान, फोलियोज इज पार्मेलिया एंड फ्रूटिकोज इज ओस्निया, ऐसे करके पूरा नहीं बताऊंगा। होम्योमिरस और हेट्रोमिरस लाइकेन क्या होते हैं वो आपको देखना है। लाइकेन में स्पेशल स्ट्रक्चर हो गए, जैसे सोरेडिया हो गया, और क्या हो गया, सिफेलिया हो गया, और बहुत सारे। और बताओ स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं भाई, मैं सोरेडिया और
क्या बताया, सिफेलोपोडिया भी यहाँ पे होता है, सिफेलोडियम, और क्या बताया, सिफेलिया बोला, इसका रिप्रोडक्शन एसिडियम, हाँ फोटोसिंथेसिस को जो बढ़ाता है एसिडियम। तो लाइकेन से फिर लाइकेन का आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे पूछता है रोसेल्ला लाइकेन के बारे में, सिट्रेरिया आइसलैंडिका के बारे में, रामालीना के बारे में, रामालीना परफ्यूम में होता है, ठीक है, पार्मेलिया सब के बारे में, क्लेडोनिया रेंगिफोरिना के बारे में। लाइकेन हो गया ख़त्म। कहीं जाओगे आप 1.5-2 घंटे का क्लास मिलेगा, वहाँ पे लाइकेन पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं 5 मिनट में जितना लाइकेन बताया हूँ ना, 5 मिनट क्या 2 मिनट में ना यहीं से क्वेश्चन आता है। 1.5 घंटे आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, समझे। देखो कहीं भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ ना, इफ़ यू आर गोइंग टू टीच एनीवन, पढ़ाने जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो ना, गांधी जी के बारे में बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते हैं, मैं भी उन्हें बहुत पहले अच्छा समझता था, लेकिन अभी मैं खुद कंट्रोवर्सी में पढ़ा हूँ कि वो अच्छे थे कि बुरे थे, आई डोंट नो। लेकिन उनकी बातें, एक कहानी मैंने सुनी थी बहुत पहले। गांधी जी के पास एक लेडी आई थी अपनी बच्ची को लेके, उन्होंने कहा था कि गांधी जी देखिए मेरी बेटी ना बहुत मिठाई खाती है, इसको बोलिए ना ये मिठाई खाना छोड़ दे। तो गांधी जी बोले थे कि जाओ 1 महीने बाद लेके आना फिर बताऊँगा। वो लेडी 1 महीने बाद आई, गांधी जी उस लड़की से बोले कि बेटी मिठाई खाना छोड़ दो, दांत सड़ जाते हैं। तो उस लेडी ने पूछा गांधी जी ये बतिया आप 1 महीना पहले ही बोल सकते थे, आज का है बोल रहे हैं, 1 महीना वेट करा, 1 महीना में इतना खाया इसने। तो गांधी जी बोले कि 1 महीना पहले ना हम भी मिठाई खाते थे, इसलिए हम वो चीज़ नहीं बोल सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्विज कंडक्ट करा रहे हैं आपके सामने, तो हम आपके, अगर हम पार्टिसिपेट क्विज में करें तो हम हमेशा टॉप करेंगे। तो जो भी आपको गाइड करने आ रहा है, जो भी आपको टीच करने आ रहा है, फर्स्ट उनको क्या आता है कि नहीं आता है, जब पता रहेगा तभी आपको गाइड कर पाएंगे, टीच कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं गाइड या टीच, तो सबसे पहले अपने आप को कैपेबल बनाइए आप सब। तो यही मैं कह रहा हूँ ना। तो जैसे मैंने लाइकेन पढ़ी है, मुझे पता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू गाइड यू एंड टीच यू, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो बहुत महान होंगे, वो आएंगे मुझसे कहेंगे भैया इसीडियम में जो डिवीजन होता है वो आर्टिकल होता है कि ऐसे ही कोई एक मतलब इररिलेवेंट से क्वेश्चन लेके आएंगे, कहेंगे भैया वो जब रिप्रोडक्शन वहाँ होता है ना, तो स्पोर जो बनता है वो बेसल सेल से बनता है कि एपिकल सेल से बनता है, ऐसे पूछेंगे मुझसे। तो भैया ई इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए ना, समझ गए ना, पकड़ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। हाँ तो वही मैं बोल। अब देखो इलेक्ट्रोफोर के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप इलेटर जानते हैं, इलेटर क्या होता है, स्पोरोफाइट में होता है, रिसिया में इलेटर एब्सेंट होता है, जैसे मार्केंसिया में इलेटर होता है। तो इलेटर के पास क्या होता है, स्पाइरल थिकनिंग होता है ना। स्पाइरल थिकनिंग का मतलब ये होता है कि उस पर ऐसे ऐसे बैंड टाइप का होता है। अब वो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके वो फूलता है, जैसे ही फूलता है वाटर को एब्जॉर्ब करके स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है और स्पोर रिलीज होते हैं। तो ई होता है इलेटर, ठीक है। स्यूडो इलेटर में स्पाइरल थिकनिंग नहीं होता है। अब बहुत सारे इलेटर साथ में रहेंगे तो ग्रुप ऑफ इलेटर को बोलेंगे इलेटोफोर, ठीक है। इलेटोफोर इज द ग्रुप ऑफ इलेटर। अब 2 टाइप का इलेटर आपसे पूछता है, एक पूछता है आपसे भैया कि टर्मिनल इलेटोफोर और बेसल इलेटोफोर, ठीक है। तो बेसल इलेटोफोर कहाँ पे होता है, नहीं बेसल और एपिकल पूछता है ना, तो बेसल इलेटोफोर पेलिया में होता है और एपिकल इलेटोफोर कहाँ पे होता है, रिकार्डिया में होता है। सही बता रहा हूँ गलत बता, सही है ना। हाँ क्लास ले रहा हूँ, भिजवा दो घर पे। अरे यार क्लास ले रहा हूँ, घर पे भिजवा दो। ये पड़ोसी लोग भी ना परेशान करते चलो तो देखो आपको इलेटर के बारे में पता चल गया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा आप पेरिस्टोम टीथ के बारे में पढ़ लेना, निमेटोडोंटस और एक्रोडोंटस टाइप के टीथ क्या होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना ना। और ब्रायोफाइटा जब आप पढ़ने जा रहे हो, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आपको कुछ आए या ना आए, एक चीज़ मुझे भी नहीं आती है, आपको पढ़ने के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। स्पोरोजिनस डेवलपमेंट, एम्पीथीसियम, इनर एम्पीथीसियम और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब कालुमेला किससे डेवलप हो रहा है, इलेटर किससे बन रहा है, पढ़ लेना। और एपोगैमी और एपोस्पोरी के बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो गलती की चांस यहीं से ज़्यादा है, और कुछ पूछेगा तो सब कर लोगे, लेकिन आपसे स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में जब पूछेगा ना तो आप गलतियाँ करेंगे, दैट्स वाई वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना गाइज ना। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग है द बैरल शेप्ड एयरपोर इन द थैलस। तो देखो बैरल शेप्ड जो एयरपोर होता है, देखो ये चीज़ होता है ना, कोई भी ब्रायोफाइटा जैसे रिसिया का देखोगे ना, तो रिसिया में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक जोन होता है और स्टोरेज जोन होता है, लेकिन मार्केंसिया में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे एयरपोल जो होता है बैरल शेप्ड होता है। मार्केंसिया से एक क्वेश्चन बनता है भैया कि जो यहाँ पे आर्चिगोनियोफोर होते हैं ना, ये इन्वर्टेड मैनर में अरेंज होते हैं और एक्रोपिटल सक्सेशन देखने को मिलता है। एक्रोपिटल और बेसिपिटल का मतलब समझते हो ना,
एक्रोपिटल मतलब नीचे साइड में मैच्योर रहेंगे, ऊपर साइड के जो रहेंगे इमेच्योर डेवलप होंगे। बेसिपिटल में इसका उल्टा, ऊपर साइड में ज़्यादा मैच्योर, नीचे साइड में इमेच्योर। अब आप कहोगे भैया मुझे नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आएगा एक्रोपिटल बेसिपिटल का मैटर मतलब आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। देखो कोई होगा महान इंसान यहाँ पे, कहेगा भैया ये सायाथोडियम किससे बिलोंग करता है? एंथोसिरोप्सिडा से बिलोंग करता है, ब्रायोसिडा से बिलोंग करता है, या हिपैटिकोप्सिडा से बिलोंग करता है? ये है क्या? तो ये मुझको भी नहीं पता और आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। देखो दो कैविटी के बारे में पूछता है, कार्डिनल कैनाल और वेलिकुलर कैनाल। तो आप इक्विसिटम से क्वेश्चन है ये। तो देखो अगर जाइलम के जैसे प्रोटोजाइलम के अगर इंटीग्रेशन से बन रहा है, अगर जाइलम जो है तो वहाँ पे क्या होगा? कार्डिनल कैनाल होगा। तो कार्टेक्स रहेगा। देखो अगर सी पहले मैं जैसे जैसे कार्टेक्स में जो अगर बन रहे हैं कैनाल, तो पहले मैं सोचता था कार्डिनल सोच लेता था मैं ना, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। अगर कार्टेक्स में होगा तो वो वेलिकुलर होगा, और वेस्कुलर बंडल में वी में होगा तो वो कहाँ क्या होगा? कार्डिनल होगा। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। और इक्विसिटम से नोड और इंटरनोड वाला क्वेश्चन बनता है, और क्या रीज एंड फरो वाला क्वेश्चन बनता है, और स्पोरेंजिया वाला क्वेश्चन बनता है इससे। और इक्विसिटम से क्या होता है आपका? सिलिका का डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ई क्वेश्चन बनता है। यही सारी चीज़ ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दो भैया, कार्डिनल कैनाल एंड वेलिकुलर कैनाल। कार्डिनल कैनाल मतलब वेस्कुलर बंडल के डिसइंटीग्रेशन मतलब प्रोटोजाइलम का, और वेलिकुलर कैनाल कार्टेक्स में डिसइंटीग्रेशन होता है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई। चलो अगला है हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये भी अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन था यहाँ पे 4 इन नंबर में ना, स्पोर के ऊपर ना इलेटर पाए जाते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जब ही स्पोर 1 मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ई इलेटर करते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन, और ये ब्रस्ट हो जाते हैं, रिलीज होते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक 4 इन नंबर स्पून शेप्ड इलेटर फाउंड इन द स्पोर ऑफ इक्विसिटम। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत लोग मेरे को भी पूछते हैं कि मतलब क्लोरोफिलस इंडोस्पर्म किस में मिलता है, ऐसे करके क्वेश्चन। किसी को पता है क्या? कौन सा ऐसा टेडोफाइटा है जहाँ पे नहीं, टेडोफाइटा नहीं, जिम्नोस्पर्म है जहाँ पे क्लोरोफिलस इंडोस्पर्म मिलता है, खोजना आप ना। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? तो सिस्टर्नी को बोलते हैं भैया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का यही होता है यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट, या तो सिस्टर्नी होता है, ट्यूब्यूल होता है, वेसिकल होते हैं, ये 3 चीज़ें मिलके बना होता है। आर्कोप्लाज्म कोई मारा है क्या? 3 लोग नहीं मारना था। फरेंदेज मोरेन पार्टिकल, ठीक है, फरेंदेज मोरेन पार्टिकल जो ऑक्सीसोम होता है, जो F0 F1 पार्टिकल होता है ना, उसे ही फरेंदेज मोरेन पार्टिकल बोलते हैं। मतलब ये होता है कि ऑक्सीसोम की जो डिस्कवरी की थी ना, वो फरेंदेज एंड मोरेन ने मिलके किया था, तो इसे ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियम होता है, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है, ऐसे करके एटीपी ओटीपी बनाने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है। देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बेंडा ने टर्म दिया था, कॉलिकर ने सबसे पहले देखा था, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। म्यूप्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था निम्फिया के प्लांट में। एबनास और एसनास ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की खोज की थी। फिर बहुत सारे ऐसे करके हैं, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया आप सबको, जो मॉक टेस्ट में वो पढ़ लोगे तो आप सबको आ जाएगा ना। तो ऐसी ये है। चलो आगे चलते हैं ना। ऑफ द फॉलोइंग विच सेल ऑर्गेनेल एग्जिबिट प्लियोमार्फिज्म। प्लियोमार्फिज्म और पॉलीमार्फिज्म का मतलब देखो, पॉलीमार्फिज्म में क्या है? एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में डायरेक्ट बदल जा रहा है। जैसे अभी मैं विशाल हूँ, अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आगे मैं बदल के ऐसे एटीट्यूड वाला हो जाऊँ, या मेरे अंदर ईगो डेवलप हो जाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, तो वो मैं बदल रहा हूँ, एक टाइम पे एक तरह बन रहा हूँ ना। तो अपना स्ट्रक्चर एक टाइम पे एक तरह, लेकिन मैं ना एक ही, जैसे ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम क्या होता है? पहले लाइसोसोम होता है, फूड वैक्यूल बनता है, तो ऑटोफैगो लाइसोसोम बदल गया, तो वही स्ट्रक्चर दूसरे में बदल जा रहा है, तो वो पॉलीमार्फिज्म है। लेकिन प्लियोमार्फिज्म में जो है ना, अपने स्ट्रक्चर में सिर्फ, जैसे गोल्जी बॉडी है तो कभी गोला दिख रहा है, कभी राउंड दिख रहा है, कभी लंबा दिख रहा है, कभी बेलन शेप दिख रहा है, तो वो अपने स्ट्रक्चर में गोल्जी बॉडी सेक्रेशन के टाइम पे वो अपने स्ट्रक्चर में बदल रहा है, अपना शक्ल बदल रहा है, तो उसे प्लियोमार्फिक बोलते हैं, प्लियोमार्फिज्म। चलो अगला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन, जैसे गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को किसने बोला था? किसी को पता है क्या? एनीवन? फिट जेम्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शायद बोला था। ठीक है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, स्क्वेंजर ऑफ द सेल, एंड बहुत सारा बोलते हैं। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये सबको पता है।
आफ्टर एन इंटेंस आर्गूमेंट हिज गर्लफ्रेंड इनकल्ड विद टॉक्सिन। ओहो तभी आंसू हंस रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी क्वेश्चन है भैया, जब आप टॉक्सिन कोई इनका, बहुत लोग होते हैं ना गाँव में जो रहते हैं, अच्छा गांव के लोग सुसाइड कैसे, उनको जहर के रूप में क्या मिलता है? ज़्यादातर लेडीज़ को अगर मरना होता है तो वो क्या खाती हैं मरने के लिए, कोई बताए? वो एक कहाँ, एक है ना बुझौलिया टाइप का, हाँ क्या खाती हैं? नहीं, रेड पॉइजन को छोड़ दो, और वो ऐसा सल्फास भी छोड़ दो सर, एक ऐसा पॉइजन है जो मतलब सबके पास हमेशा रहता है, वो लेडीज लोग डेली यूज करती हैं। सिंदूर। ठीक है, बहुत लोग गुस्से में ना सिंदूर खा लेती हैं। अरे एक तो मेरे साथ हुआ था, वो खाली उसको मतलब खाई नहीं थी, नौटंकी कर रही थी ऐसे लेडीज़। वो मतलब एक लड़का था, उसने 2 शादी कर लिया था, तो पहली बारी मरने के लिए वो नौटंकी कर रही थी कि सिंदूर खा ली है। उसको कोई ले नहीं जा रहा था, मैं पकड़ के उठा के ले जा रहा था। फिर मैंने ऐसे मतलब मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ा, लेकिन वही मैं ज़बरदस्ती पूछा कि सच में खाई हो कि नहीं, नौटंकी करी। बाद में बोली कि नहीं मैं नहीं खाई हूँ। मैं कहा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब ठीक है नहीं खाई तो अच्छी, लेकिन ना गाँव में जो होती है ना लेडीज़ लोग, ऐसे जानते हो, तो वो लोग ना सिंदूर पी लेती हैं यार घोर के, ज़्यादा गुस्से में होती है ना, तो वो भी एक सिंदूर में लेड होता है एक्चुअल में। तो वही चीज़ मैं बता रहा था आपको ना। तो अगर कोई सिंदूर उंदूर जैसे ज़्यादा अल्कोहल कोई पी रहा है तो उसमें भी मेथिल अल्कोहल होता है, तो वो क्या होता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो वही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। देखो चंदन किस गांव से हो भाई? किसी को देखा है सिंदूर पीते हुए? आजमगढ़ से। अच्छा, यूपी के साइड से हो तो जानते हो गए। शहर वाले देखो मैं बता रहा हूँ लड़कियों, ये मतलब अपने दिमाग से निकाल देना ना, मतलब किसी को ऐसा इन्फॉर्मेशन मत शेयर करना। सिंदूर में जहर तो होता है, वैसे लिपस्टिक में भी जहर की तरह होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाहर कहाँ गया यार? बार बॉडी में आर अब्सेंट इन। देखो बार बॉडी क्या होता है, फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक जो होता है वो बार बॉडी होता है ना। तो अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, X0 कंडीशन आ जाता है, तो एक एक्स होता है वो काम संभालता है। अब बार बॉडी टर्नर में अब्सेंट होता है। क्लिनेफेल्टर में XXY होता है भैया, वहाँ पे एक बार बॉडी होता है ना, समझ गए? एक मूसेस नाम के साइंटिस्ट थे, 1956 में डिस्कवर किया था सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। कब बनता है भैया सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, कोई बताए हमको? पैकेटिन या जाइगोटिन? जाइगोटिन। चलो एक क्वेश्चन बताओ मनोज या कोई ऐसा बताना, हम जानते कि भैया जो हमारा डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है, लेकिन सेल में ऐसा होता है ना कि बहुत सारा केस ऐसा होता है कि जाइगोटिन में पूरा डीएनए, सॉरी एस फेज में जो होता है पूरा डीएनए रिप्लिकेट नहीं कर पाता है, तो कुछ डीएनए का रिप्लिकेशन बाकी रहता है, तो वो कब होता है और उस डीएनए को क्या बोलते हैं? भैया वो मिटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जीतू में होता है भाई। नहीं वो डीएनए रिप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल न्यूक्लियस की बताओ। कुछ डीएनए न्यूक्लियस की ना रिप्लिकेट नहीं कर पाती हैं एस फेज में, उसका रिप्लिकेशन बाद में होता है, कब होता है और क्या बोलते हो? नाम बताओ। देखो जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है ना, क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है ना, तो उस समय एस फेज में ऐसे होते हैं कुछ अमाउंट में डीएनए जिनका रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है, तो वो रिप्लिकेट करते हैं जाइगोटिन में जाके, और उसे बोलते हैं जिग डीएनए। तो आपसे कोई पूछे तो बता देना झट से, जिग डीएनए बोलते हैं, जाइगोटिन में भी कुछ डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो ये चीज़ है, मूसेस ने डिस्कवर किया था सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन में बनता था। तो भैया मियोटिक प्रोफेज बोलेंगे, माइटोटिक प्रोफेज नहीं, मियोटिक मेटाफेज नहीं। तो भैया सेल डिवीज़न पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ सेल डिवीज़न काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। आप थ्योरी चाहे जितना पढ़ लोगे, आप देखना कि सीड के फॉर्मेशन के लिए, रूट सेल के डिवीज़न के लिए न्यूमेरिकल इसके हैं, न्यूमेरिकल देख लेना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया इतने सारे बाईवेलेंट है, तो बाईवेलेंट में कितने क्रोमेटिड होंगे, कितने सेंट्रोमियर होंगे, ठीक है, कितना कितना डिवीज़न होगा, और क्या होगा अगर नॉन डिंक्शन हो रहा है तो कैसे कैसे होगा। तो सेल डिवीज़न थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि सेल डिवीज़न से कंफ्यूज कर सकते हो आप। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम? कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सके आपके आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 से कौन कौन से ऐसे हैं जो आरएनए बन रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज से क्या क्या बन रहा है पहले बताओ, एनीवन? और टीआरएनए कौन बोल रहा है यहाँ पे? 1 से टीआरएनए कहाँ बनता है भाई?
क्यों ना हो? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। भैया मैं फर्स्ट से पूछ रहा हूँ, फर्स्ट का बताओ पहले। 5s RNA किससे बनता है, कोई बताए तो? थर्ड। अगर किसी भी RNA में ऐसे देखा जाए तो 0.8 करके लास्ट में, जैसे 8 है लास्ट में, तो वो किससे बनेगा? RNA 1 से, पॉलीमरेज 1 से, 2 से या थर्ड से? 1 से। तो याद कर लेना, कोई भी RNA ऐसा जिसके लास्ट में 0.8 करके है या 8 है तो वो 1 से बनेगा। सेकेंड से बनता है siRNA, miRNA, और क्या बनता है बताओ? SNRNA, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। और थर्ड से बनता है tRNA और 5s RNA। तो ये सारे चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो RNA की बात हो ही रही है, तो एक थे शार्प एंड बिगिंस करके, शार्प एंड रॉबर्टिस करके साइंटिस्ट थे 1993 में। उन्होंने देखा था भैया यूकैरियोटिक RNA में जब बनता है ना, तो वो ना इंट्रॉन और एक्सॉन कंटेन किया होता है। इंट्रॉन जो होते हैं ना, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जो कि मतलब ऐसे रिपीटिंग सीक्वेंस है जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है। एक्सॉन ही सिर्फ हमारे काम के होते हैं। तो उन्होंने स्प्लाइसियोसोम का कॉन्सेप्ट बताया कि भैया स्प्लाइसियोसोम होते हैं जो इंट्रॉन को कट करके हटा देते हैं और एक्सॉन को जोड़ देते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ द RNA बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जानते रहेंगे आप। चलो आगे चलते हैं। राइबोजाइम का काम वहीं पे था, इसलिए मैं बता रहा था। केच एंड अल्टमान ने राइबोजाइम की डिस्कवरी की थी। तो ये सिर्फ ऐसा एक एंजाइम है जो RNA इन नेचर का है। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट RNA, देखो लार्जेस्ट पूछे तो आप rRNA बता देना एकदम सुकून से। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो tRNA बताना, सॉल्युबल पूछे RNA तो tRNA बताना, और क्या है मतलब स्मॉलेस्ट, सॉल्युबल RNA, एडाप्टर RNA, तो ये सब tRNA है, ओके। तो और tRNA का जैसे 3D मॉडल अब बताया, जैसे क्लोवर लीफ मॉडल तो होलो को बताना। अगर एल शेप्ड मॉडल पूछे तो SH किम को 1974 में बता देना। ये सारी चीज़ है, और क्या मैं बताऊँ। mRNA की डिस्कवरी जैकब एंड मोनाट के बारे में बताना, ओके। रिपीटिंग सीक्वेंस जो होता है TT GGG ऐसे करके, तो G जो आ रहा है वो टीलोमियर पे होता है। टीलोमियर जो होता है ना, क्रोमोसोम का जो होता है एपिकल पार्ट होता है, एकदम ऊपर वाला पार्ट, उसे टीलोमियर बोलते हैं। अब आप बताओगे गाइस टीलोमियर का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इन द क्रोमोसोम? टीलोमियर का काम बताओ जल्दी से। भैया लगता है प्रोटेक्टिंग वगैरह करता है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को। टीलोमियर का यही काम होता है कि भैया एक क्रोमोसोम जो हो दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज ना हो पाए, उसका इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है ना। ये जानते रहेंगे आप। चलो आगे चलते हैं। जो क्रोमोसोम के ऊपर सैटेलाइट होता है ना, जी, वो क्या चीज होता है? क्या हुआ? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे सैटेलाइट होता है, सैट DNA बोलते हैं, और क्या? हाँ, तो उसका काम क्या होता है? अरे सैट DNA है वो हेटेरोजेनेसिटी, वहाँ पे क्या होता है, रिपीटिंग सीक्वेंस होता है ऐसे करके। वो वेरिएशन के लिए वो कह सकते हैं कि वेरिएशन लाता है, मतलब यही कि अगर आपके DNA में म्यूटेशन हो रहा है तो उसी में म्यूटेशन हो, जिससे कि हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। समझ रही हो? इंट्रॉन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रिपीटिंग सीक्वेंस, तो उसमें म्यूटेशन होगा तो हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। ये चीज़ आप देख लेना सेट का एक बार काम गूगल पे जाके। चलो ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेशन थ्योरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्या था भाई, बायोजेनेटिक लॉ था। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी किसने बताया था? बताओ भाई। हीकेल, उन्होंने बताया था कि भाई ठीक है हीकेल ही मान लेते हैं, हीकेल ही होना चाहिए, सही है। तो हीकेल ही है। इसमें क्या होता है, उन्होंने बताया था कि भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब उनका डेवलपमेंट फेज चल रहा होता है तो उनका एम्ब्रियो जो होता है, या मारूला, ब्लास्टुला या ग्रेस्टुलेशन फेज जो होता है, मछली रहे, बत्तख रहे, तोता रहे, इंसान रहे या कबूतर रहे, सारे का बच्चा जो रहेगा एम्ब्रियोनिक फेज में एक जैसा दिखेगा, मतलब इवोल्यूशनरी उसमें सिमिलरिटी शो होगा ना। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। ए बायोजेनेसिस की थ्योरी किसने दिया था भैया, बताओ तो? नीथम ने। कौन? ए बायोजेनेसिस की थ्योरी अगर मैं ओपेरिन कहूँ तो आप नहीं मानोगे क्या? ओपेरिन ही बताया था ना। क्या हुआ? विटेकर का भी नाम आता है ना ए बायोजेनेसिस में। अब वो प्लांट टेक्सोनॉमी से निकल के अब विटेकर वहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे मैं कहूँ तो यार थेल्स एनेक्सिमेंडर, हाँ ऐसे कहूँ। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। अब विटेकर आप कह रही हैं, जैसे मैं कहूँ थेल्स हो गया, एनेक्सिमेंडर हो गया, सारे चीज़। तो जो अननेसेसरी चीज़ें आपको नहीं, आपको क्या इवोल्यूशन पढ़ना है तो आपको ओपेरिन के बारे में जानना है, अबे लेमेटेरिया के बारे में जानना है,
आपको जानना है बिजमान के बारे में, आपको जानना है फ्रेंसिस्को रेड्डी के बारे में, लुइस पास्चर के बारे में, डार्विन, लैमार्क, वैलेस, ठीक है, माल्थस, इन सब के बारे में जानना है। आप कहाँ पे जा रही हैं वीटेकर के पीछे, समझ रही हैं? हाँ, तो आप वीटेकर के चक्कर में मत पड़िए। एक मेरा दोस्त था ना, हम 12 में पढ़ते थे, हमें 12 से पहले हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था, मतलब बुक पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती थी। तो क्लास में हमें खड़ा करा के डंडे पड़ते थे, मतलब वो होते हैं ना 12 तक क्या होते थे, वो बहुत इंग्लिश की बुक होती थी तो पढ़ा बोलते थे कि चलो पढ़ो, फिर हम समझाएंगे इसको। तो उसमें हम बहुत मार खाते थे। तो फिर ना 12th ऐसे कैसे करके पास किया, बीएससी में एडमिशन ले लिए ना। तो बीएससी में एक फाउंडेशन कोर्स चलता था, एक्चुअली मैं कोचिंग में करने लगा। बीएससी में मैं जाके मिड बीएससी में कोचिंग ज्वाइन किया। तो वो लोग क्या हुआ, 300 रुपये फ़ीस था उसका, फाउंडेशन कोर्स था। तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले पढ़ा रहे थे, पहले नहीं सबसे पहले सेल वो पढ़ाए थे ना बहुत सारे, जैसे पोमोलॉजी क्या है, ऐसे बेसिक की, जैसे मैं कहूँ तो डर्मेटोलॉजी, कौन से ब्रांच पढ़ा दिए थे पहले। फिर उसके बाद ह्यूमन हार्मोन के बारे में पढ़ा रहे थे, एक्चुअली में ग्लैंड के बारे में। तो जो क्लास में पढ़ाते थे ना, एक मेरा दोस्त था, अभी वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, इस बार गारंटी है कि उसका निकल जाएगा, तीसरा अटेम्प्ट है। तो वो क्या करता था, जैसे थायराइड के बारे में पढ़ा दिए ना, तो वो ना उसके पास मोबाइल था, हमारे पास मोबाइल था नहीं, तो मोबाइल से सर्च करके, जैसे सर ने पढ़ा दिया थायराइड ग्लैंड है, तो किसी ग्लैंड में पढ़ा दिया कि हाँ पैंक्रियास टर्म इसने दिया था, थायराइड का नहीं बताए। तो अगले दिन वो गूगल करके लिख के लाता था कि हाँ थायराइड टर्म दिए थे, केंडाल दिए थे, इसी से करके हमेशा पढ़ता रहता था। हम कहते थे यार कितना तेज़ है, देखो इसके पास मोबाइल है, ऐसे करके। तो मैं उससे मोटिवेट हुआ कि एक दिन मैं भी मोबाइल लूँगा और मैं भी पढ़ूंगा। तो फिर वही बीएससी का एकदम लास्ट था, तब हमने मोबाइल लिया, फिर हम भी यूट्यूब से पढ़ने लगे और हम भी तेज हो गए। तो भाई मोटिवेशन के लिए आपको सोर्स की कमी नहीं है, किसी से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं ना। तो ऐसे आपके साथ दोस्त रहें तो आप भी पढ़ सकते हो ना, कि हाँ पॉजिटिव कंपटीशन करो, ऐसा नहीं कि हाँ उसको नहीं बताएंगे उसको। तो हम लोग ऐसा करते थे, यही मैं बता रहा था आपसे। चलो, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन वाज स्टेटेड बाई, तो देखो इवोल्यूशन जो होता है ना, एक बार किसी चीज़ का इवोल्यूशन हो जाए, जैसे आपका अभी पहले क्या था, पूछ था हमारे पास ना, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा पूछ फिर से वापस आ जाए, या ऐसा करके अगलडाड़ वापस आ जाए, या बहुत सारी चीज़ है। जैसे अब जो केओ फिश थी, केओ फिश में लैमार्क जी बताया था भैया वो अंधेरे में रहते हैं इसलिए उनको दिखाई नहीं देता, आंखें ख़त्म हो जाती हैं। तो अब उनका इवोल्यूशन से आंखें वापस नहीं आ सकती हैं। ईयर डोल्लो बताया था भैया कि एक बार किसी चीज़ को अगर आप खो दिए हैं, इवोल्यूशन, जैसे जिराफ की गर्दन अगर अब लंबी हो गई तो अब वो छोटी नहीं हो सकती। ई डोल्लो बताए थे, डोल्लो थे, तो डोल्लो कहे थे इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, भैया एक बार जिसका इवोल्यूशन हो गया वो बैक इवोल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब वो लॉस नहीं हो सकता। जैसे कि अब हम पढ़ लिए, हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए, तो हमने पढ़ लिया सी एलिगेंस का डेवलपमेंट, सेट 9 सेट 3 के बारे में, या जीपीसीआर के बारे में पढ़ लिया, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। अगर हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं, अगर हम उसके बारे में देख रहे हैं, तो हम कभी भूलेंगे नहीं वो सारी चीज़ें, हमारा डिग्री कहीं नहीं जाएगा। मतलब एक बार हमने एमएससी पास कर लिया तो हम पास ही रहेंगे, हम फिर से बीएससी में नहीं जा सकते, मतलब इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकता। ये डुल्लो बताए थे। कोप के बारे में नहीं पता, ग्लोगर जी ये बताए थे भैया कि जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो ठंडे जगह पे रहेंगे वो गोरे गोरे रहेंगे, उज्जर मतलब वाइट कलर के रहेंगे, और वो ऑर्गेनिज्म जो गर्म जगह पे रहेंगे वो काले काले होंगे। ये बताए थे ग्लोगर जी, कलर से रिलेटेड। गॉस थे, गॉस ने बताया थे पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम ऑडेटियम, पैरामीशियम ऑरेलिया एंड कॉर्डेटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। कही थे कि भैया अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नीचे ओवरलैप होता है तो उसमें कंपटीशन होने लगता है, तो जो ज़्यादा वीक रहती है वो एलिमिनेट हो जाती है। ये होता है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये चीज़ आप जानते हैं। ख़त्म हो गया यार। मैं जब क्लास लेता हूँ ना तो मुझे ना मज़ा आने लगता है, तो मुझे पता नहीं चलता कि कब क्लास ख़त्म हो जाती है। कैसा लगा क्लास गाइज? चलो थैंक यू ना।